मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने बेटे याद रखना है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपके पास प्रोडक्ट होता है दो चीजों का। नंबर वन मैस, दूसरी चीज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ mass and square of perpendicular distance from the axis of rotation is called moment of इनर्शिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर बात करें इसके यूनिट्स की, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मास का यूनिट किलोग्राम, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसके यूनिट मीटर्स के होते हैं, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये इसके क्या होते हैं, यूनिट्स। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशंस की, तो इसकी जो डायमेंशन होती हैं, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, तो मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम। मीटर लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट है, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल। ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर, और इसको हमने किस में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये इसकी क्या बन जाती है, डायरेक्शन बन जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्चुअल है क्या चीज। देखिए, जिस तरह के हमारे पास मैस था इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में मैस क्या काम करता था, लीनियर मोशन में मैस का जो रोल था वो ये था कि वो बॉडी की जो चेंज इन स्टेट होता था उसके खिलाफ रेजिस्ट करता था। हम उसको इस तरह भी बोलते थे कि मैस इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिटरमिन करता था इन लीनियर मोशन। अब वही काम जो मैस करता था लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने वही काम, वही रेजिस्टेंस, वही ऑपोजिशन ऑफर करनी है इन एंगुलर मोशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कह सकते हैं ये वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो कि मैस करता है इन लीनियर मोशन में। तो इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जाती है। क्वेश्चन ये आता है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आप लोग क्या बताएं, इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे क्या होती है। तो आप पूरा क्वेश्चन इस तरह अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशंस, और लास्ट पे इसकी क्या आ जाएगी, सिग्निफिकेंस आ जाएगी कि इसकी क्या अहमियत है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है, हमने सिंपली कहना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन। तो हमने कह दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन लीनियर मोशन। जो रोल मैस लीनियर मोशन में प्ले करता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में करता है, एंगुलर मोशन में प्ले करता है। तो ये सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो रोल मैस का लीनियर मोशन में है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के किसके अंदर आता है, एंगुलर मोशन के अंदर आता है। देन हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या चीज होती है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम p, दो चीजों का प्रोडक्ट है। नंबर वन आपके पास r, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, और दूसरा है आपके पास p। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। या फिर हम ये भी कहते हैं कि कोई बॉडी जब एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर रही है, तो उसका जो चेंज इन एंगुलर पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो सिंपली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P के साथ। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इन एक्चुअल है क्या चीजें? सपोज करें आपके पास ये एक बॉडी है और इसका मैस है m। ये क्या कर रही है? इसको एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फॉर एग्जांपल इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन का हम यहाँ पे शो करेंगे तो हमारी मजबूरी है, हमें उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। ये इसके रेफरेंस एक्सिस है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन इन एक्चुअल क्या है? इन एक्चुअल ये इस तरह है। अब ये क्या करती है? बॉडी इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। तो जिस तरह गाड़ी का पहिया होता है वो मूव करता होता है, इसने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि इन एक्चुअल इस डायरेक्शन में है, इसमें से पास कर रहा है पॉइंट ओ में से, उसके गिर्द बॉडी क्या करती है? कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। जब रोटेट करती है तो इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है r। तो पहली चीज ये वाला है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? r से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और दूसरी चीज इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन समहाउ इस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम है p। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब हमें पता है जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स लेना है तो हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स उनकी टेल्स के दरमियान लेते हैं। सपोज करें इनके दरमियान एंगल है थीटा। अब मैंने क्या लेना है? p की डायरेक्शन में r का कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मैं क्या करता हूँ? यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं p की डायरेक्शन में। p के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन थीटा के सामने बनेगा r ऑफ साइन थीटा। ये चूंकि r को मैंने शिफ्ट कर दिया था इधर, ये r ही है, और इसका p के ऊपर प्रोजेक्शन ले लिया ये। अब बुक ने इसको कैसे शो किया हुआ है? बुक कहती है सपोज करें हम इस p को इधर एक्सपेंड करते हैं, ये p है आपके पास, जो एंगल थीटा उधर है वही एंगल थीटा कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। यहां से मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दी तो ये आपके पास क्या बनेगा? r ऑफ साइन थीटा। तो इस चीज को हम फिर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे L इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू p, और डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये क्या आ जाएगी? n हैट। अब n हैट की डायरेक्शन क्या होती है? ये होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये सिंबल परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग r एंड p। ये तो हो गई इस n हेड की डायरेक्शन, मतलब ये परपेंडिकुलर टू दी कहां पे लाई करेगा? प्लेन। इन केस के ये सर्कुलर मोशन हो रही है, बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, कुछ ये सिनेरियो हो जाए। ये r होगा और p किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इन दोनों के दरमियान r और p में जो एंगल है वो कितना बन जाता है? 90 डिग्री का बन जाता है। तो इस केस में अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करता हूं, कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड ओनली, कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड ओनली, जब आप मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हो तो एल किस चीज के इक्वल आ जाता है? आ जाता है आर पी साइन ऑफ थीटा। और मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एल किस चीज के इक्वल आ गया? एल आ गया आर पी साइन ऑफ 90। अब यहां पे दो चीजें हैं, मुझे पता है जो साइन ऑफ 90 है दैट इज इक्वल टू 1 एंड लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी। इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करें, ये बनेगा r p की वैल्यू हो एम वी और साइन 90 की वैल्यू हो 1। तो l किस चीज के इक्वल आ जाएगा? l इक्वल आ जाएगा एम वी आर के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है प्रूफ दैट l इज इक्वल टू एम वी आर। क्या होता है? शो दैट
L इज इक्वल टू एम वी आर। तो आपने उसको कैसे प्रूव करना है? ये प्रोसीजर है शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। हम इसको इस तरह क्या कर देंगे, प्रूव आउट कर देंगे कि ये इन एक्चुअल इस चीज़ का क्या आता है, आंसर आता है। तो आई होप कि ये शॉर्ट क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था स्लाइड्स की मदद से। अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। नाउ इस फॉर्मूले को फर्दर एक्सपेंड करते हैं। अगर इस फॉर्मूले को हम फर्दर एक्सपेंड करना चाहें तो हम कैसे लेके जा सकते हैं, देखिएगा जरा। यहाँ पे है v, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी का अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप लिखना चाहूँ तो मैं इसका एंगुलर वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेशन देख सकता हूँ? हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ v विद एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पे क्या पुट करें? v इज इक्वल टू आर ऑफ ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। हम लिख देते हैं एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो l इज इक्वल टू व्हाट, m। v की जगह आ जाएगा आर ओमेगा और ये क्या आ जाएगा, r वैसे ही था। ये फॉर्मूला बन जाएगा m आर इंटू आर, आर का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। l इज इक्वल टू m आर स्क्वायर ओमेगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। आपके पास एंगुलर मोमेंटम में एक नया फार्मूला, हमने दो फार्मूलाज लिख लिए, एक एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा और एल इज इक्वल टू एम वी आर। यहाँ पे इन एक्चुअल जो ये एम आर स्क्वायर है ना, ये एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन बुक इसको इस तरह से डिस्कस नहीं करती। बुक कहती है सपोज करें आपके पास ये रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं डिफरेंट डिस्टेंसेस कंसीडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं r1 कंसीडर करता हूँ, ये डिस्टेंस r2 कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस r3 कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस r4 कंसीडर कर लेता हूँ और n नंबर ऑफ डिस्टेंसेस ले लेता हूँ रिजिड बॉडी से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर। मैं रिपीट करता हूँ, रिजिड बॉडी से डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको कह लें कि मैस की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल r1 डिस्टेंस के ऊपर जो मैस के कंसंट्रेशन, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल पैच ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे मैस डिस्ट्रीब्यूशन है m1, यहाँ पे जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, m2, यहाँ पे जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो m3 होगी, यहाँ पे जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी m4। इसी तरह ये mn मैस डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। मतलब इस फॉर्मूले को फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी मुझे हर पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट के लिए फॉर एग्जांपल 1 के लिए आएगा L1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा 1। सेकंड पॉइंट के लिए आएगा L2 इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2। थर्ड पॉइंट के लिए आएगा L3 इज इक्वल टू m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा 3। एंड फाइनल पॉइंट, अगर मैं इसको n नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड करता तो क्या बनेगा, एम एन आर एन का स्क्वायर ओमेगा एन। और जब मैंने टोटल मोमेंटम फाइंड करना है तो इन तमाम जो मैस डिस्ट्रीब्यूशन थी या मैस कंसंट्रेशन थी, इन सबको एडअप करूंगा तो पूरी रिजिड बॉडी के लिए क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। देखते हैं वो क्या आता है, इसको काउंट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास क्या आता है। देखें क्या आएगा, टोटल मोमेंटम आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू फाइनल पैच n था, यहां तक के मोमेंटम्स को मैं क्या कर दूंगा, एड अप कर दूंगा। जब मैं इन सब मोमेंटम्स को एड अप कर दूंगा तो इनको ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। देखते हैं वो मोमेंटम क्या आता है। 1 के लिए था m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा 1, 2 के लिए आएगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2 अप टू सो ऑन। फाइनल पैच के लिए आएगा mn rn का स्क्वायर ओमेगा n। अब यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। जब एक रिजिड बॉडी मूव कर रही होती है तो रिजिड बॉडी में जो एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसने हमेशा क्या रहना है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगी और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम रहेगा। मतलब ओमेगा की वैल्यू थ्रू आउट हर पैच के लिए क्या होगी, सेम होगी। इस चीज़ का मतलब मैं कहूँगा जो मेरे पास ओमेगा 1 है ये बराबर होगा ओमेगा 2 के, ये बराबर होगा ओमेगा 3 के, और अप टू सो ऑन
ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे ओमेगा एन के, दैट इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ ये ओमेगा के इक्वल है। तो बाकी क्या रह जाएगा इन सब में, ओमेगा तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा प्लस mn r n का स्क्वायर ओमेगा। अब सब में से ओमेगा तो कॉमन आ गया, जब ओमेगा को कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रह गया, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन ये आएगा mn r n का स्क्वायर। इस चीज को मैं क्या कह सकता हूँ, इस चीज को मैं जर्नलाइज लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा ओमेगा ये आएगा सिग्मेशन, मैं एक जर्नल वैल्यू लिख लेता हूँ, आई कह लें या आर पैच कह लें, कुछ भी पैच कह लें, मैं आई पैच कंसीडर करता हूँ। मैं तो जर्नल पैच आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। अब कहते हैं तो मैं यहाँ पे एक जर्नल पैच आई भी इससे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। कि जर्नल पैच आया एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस एम एन आर एन का, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि ये चीज आई कैसे। अब इस जर्नल पैच के लिए ये वैल्यू आएगी एम आई आर आई का स्क्वायर। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि यहाँ पे आई की वैल्यूज ने अपडेट होना है। किस तरह देखिए, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 आएगा तो m1 r1 का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, फिर आई इज इक्वल टू 2 आएगा m2 r2 का स्क्वायर, फिर 3 आएगा, और ये कहां तक जाएगा, n तक। मतलब यहाँ ये वाली चीज मुझे बताती है कि कहां से शुरू करना है और कहां तक आपकी लूप जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता कि 4, तो 1 से लेके ये सिर्फ 4 तक ऐड करती, बाकी ना करती, मेरे पास n थी तो मैंने इस वजह से लास्ट वन क्या लिख दिया, n लिख दिया। अब m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, पहले सबके आंसर कैलकुलेट हो गए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्या लगाई है, सिग्मेशन लगाई है, उन सब आंसर को ये ऐड कर देगी। इस सब को ऐड करने से जो मेरे पास आंसर आता है ना, वो आंसर आ जाता है आई, और ओमेगा मेरे पास पहले से मौजूद था, तो L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा के इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये आपके पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। देन हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं। पहली चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम ये डिस्कस करते थे कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जब फोर्स नहीं लगा रही, तो उसका जो सम ऑफ द मोमेंटम्स होता है, लीनियर मोमेंटम्स, वो हमेशा क्या रहता है, टोटल रहता है या कंजर्व रहता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जब बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, तो जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है और जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस चीज का मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उस सिस्टम का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होता था, सेम होता था। कंडीशन क्या थी, नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स, वो तो था लीनियर के लिए। जब हम बात करते हैं एंगुलर की, तो टॉर्क इज द रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स। रोटेशनल एनालोगस ऑफ फोर्स क्या होती है, टॉर्क होता है। इस चीज का मतलब यहाँ पे हम फिर किस चीज को कहेंगे, हम कहेंगे इफ नो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो देन सम ऑफ ऑल द मोमेंटम्स इज इक्वल इज कांस्टेंट। तो मैं क्या कहूंगा, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on a system, then the total angular momentum of the system remains कांस्टेंट। अब ये कल के आर्टिकल में मैंने आपको बताया था। इस चीज का मतलब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू जितने भी हैं, इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आंसर आएगा। इन सबको ऐड अप करूंगा तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अगर इसको रिजिड बॉडी के लिए लिखें, रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी है आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड सिस्टम या रिजिड बॉडी के लिए ये चीज़ क्या आएगी? इसके लिए हम कहते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा, और ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यहां से ये वाला रिलेशन ये बताता है कि ओमेगा और आई में जो रिलेशन है वो क्या होता है? इनवर्स होता है। जब भी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और जब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज करना है, जिसने हमने स्टार्ट में पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इस चीज का मतलब इस आर को अगर आप बढ़ाते हो, जब जब आर बढ़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और जब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सेम इसी तरह के जब आप आर को डिक्रीज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसी चीज को कल मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो डाइवर है अपनी बॉडी पोजीशंस को चेंज करता है बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग। जब वो डाइव कर रहा होता है तो अपनी बॉडी को फुल स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने से उसका जो आर की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। और बाद में वो खुद को क्लोज पोजीशन या टक पोजीशन में ले जाता है जहां पे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज होता है। वो डिस्टेंस डिक्रीज तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो जो टर्न्स ले रहा होता है वो ज्यादा हो जाती है। इसको हम बोलते हैं, उसको कुछ एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स मिलते हैं, इस चीज को बोलेंगे कि उसको एक्स्ट्रा एज मिल गया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं एक दो बच्चे का माइक ऑन करता हूँ, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।